स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन सीडीपी का रहेगा। ये जो सेट है वो 30 प्रश्नों का सेट है। इसमें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से बेस को क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हर ऑप्शन के साथ। इससे हमारा बेस क्लियर होगा और सीडीपी की समझ बढ़ेगी। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों हमारा J-TET का जो 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट है वो भी चल रहा है। 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट भी मैं करा रही हूँ। 6 to 8 का 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप PDF भी कर सकते हैं। और फ़िलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं सीडीपी का प्रश्न जो हमारे बेस को क्लियर करेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सृजनात्मक उत्तरों यानी क्रिएटिव आंसर के लिए आवश्यक है। क्रिएटिव आंसर हो गया खुद से जवाब देना, बना बनाया हुआ या जो चीज़ हम पढ़े हैं उसी के अंदर से प्रश्नों के उत्तर देना। ये नहीं हो के हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसको खुद से अपने हिसाब से उत्तर देना, ये हुआ आपका सृजनात्मक उत्तर। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला दिया है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तीसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और डी में है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा होगी दोस्तों तो उसमें बच्चे क्या होंगे, सीमित हो जाएंगे। उसके बोलने का जो कैपेसिटी है वो किसी न किसी रूप में बंध जाएगा, एक लिमिट में बन जाएगा। और ये जो आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है तो इसमें आप खुद से अपने हिसाब से जवाब देंगे, प्रश्नों के अपने स्तर से सोच कर देंगे, ना कि विषय वस्तु पर आधारित जो कंटेंट होगा उसके अनुसार देंगे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आपके लिए आवश्यक होगा कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बच्चों को दिए जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास में अनुकरण का क्या महत्व है? अनुकरण का अर्थ हुआ कि किसी को देखकर उस चीज़ की नकल करना, उसी के अनुसार कार्य करना। तो इस विकास में अनुकरण का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व के विकास में सहायक, दूसरा है सामाजिक प्रगति में सहायक, तीसरा है संवेगों के विकास में सहायक और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो अनुकरण का महत्व है विकास में दोस्तों वो व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। अगर हम किसी का अनुकरण करके अगर एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा विकास होगा शरीर का। अगर पढ़ाई कर रहे हैं किसी का देख के तो उसका भी विकास हो रहा है। सामाजिक प्रगति में भी सहायक होगा। अगर हम सोशलिज्म की ओर बढ़ते हैं किसी का अनुकरण करके, अपने से बड़ों का, शिक्षक का, किसी का भी आदर्श व्यक्ति का, तो इसमें भी हमारे सहायता मिलती है। संवेगों के विकास में सहायक, जो हमारे संवेग हैं उसके भी विकास में ये सहायक होते हैं। संवेगों से अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ एक टर्म है आपका संवेग। संवेग को समझना है तो संवेग तो हर व्यक्ति में होता है। शिशु में बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी में संवेग पाया जाता है। संवेग क्या है? संवेग जैसे आपका हो गया सुख है, दुख है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, उदासी है, घृणा है, आश्चर्य है। ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये एक संवेग है जो हर व्यक्ति में पाया जाता है। एक ये भावना से जुड़ा है और ये जो भावना है कभी न कभी मनुष्यों में प्रकट होता है। तो संवेगों के विकास में भी जो है अनुकरण सहायक होता है। हम एक दूसरे को देखकर अपने भय, सुख, उदासी, दुख को या आश्चर्य को या घृणा को कंट्रोल करते हैं या फिर उसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे संवेग को समझना ज़्यादा आवश्यक था, इसलिए मैंने इस टर्म को समझाया है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं। यहाँ पर एक ऐसी विशेषता होगी जो नहीं होगी, बाकी 3 होगी। तो आपको देखना है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है सामाजिक दबाव, दूसरा आपका है समायोजन संबंधी समस्याएं, और तीसरा है प्रतिष्ठा की प्रचुरता, और डी में है प्रतिष्ठा का अभाव। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किशोरावस्था में जो है सामाजिक दबाव का तो बिल्कुल विशेषता होता है, सामाजिक दबाव पड़ता है उस समय बच्चों पर। और दूसरा है समायोजन संबंधी समस्याएं। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जैसे 14 साल 15 साल के जो बालक बालिकाएं होती हैं, तो उसमें समायोजन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। वो एडजस्ट करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी नई नई बातें उसके चेंजेस होते हैं, उसके शारीरिक और इमोशनल दोनों तरह से। तो यूँ समझिए कि मेंटली और फिज़िकली उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अपने आप होते हैं, नई होती है और वो उसके से अवगत नहीं होते हैं। तो इसलिए समायोजन संबंधी समस्याएं उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं किशोरावस्था में। दूसरा है प्रतिष्ठा की प्रचुरता। जब बच्चे अचानक मतलब इस एज में पहुंचते हैं किशोरावस्था में, तो ना तो वो बड़े होते हैं ना वो छोटे होते हैं, बीच में रहते हैं, और वो एकाएक सोचने लगते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो वो अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, यानी कि प्रतिष्ठा की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भर जाती है। इसलिए कहा गया है कि प्रतिष्ठा की प्रचुरता उसमें होती है। तो कौन सी नहीं होती है? तो प्रतिष्ठा का अभाव। ये जो आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेटस ने उत्साही व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। यानी एक ऐसी विशेषता होगी जो उत्साही व्यक्ति की नहीं है। पहला आपको दिया गया है दोस्तों आक्रामक, दूसरा है प्रसन्नतापूर्वक, जो खुश रहता हो, खुशमिजाज भी उसी का सिनोनिज्म है आपका। फिर आपका आशावादी दिया गया है। तो जो उत्साही व्यक्ति होंगे वो कभी भी आक्रामक नहीं होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है छात्र को प्रोत्साहित करने वाली सर्वोत्तम प्रश्न विधि नहीं है। जो यहाँ भी नहीं पे आपको ध्यान देना है, जो नहीं है। पहला आपका दिए गए समय की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से प्रासंगिक हो, ऐसे प्रश्न समस्या को उठाए जिसको कक्षा में छात्र ही हल करें। तीसरा दिया गया है आपका प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा जाए। चौथा है जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। तो आपका जितनी भी विधि यहाँ पे दी गई है दोस्तों, समय की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से प्रासंगिक हो, बिल्कुल सही, जो समय के अनुसार हो, जो उसकी आवश्यकता से जुड़ा हो, बच्चों की ऐसे ही प्रश्न किए जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न समस्या को उठाए जिसको कक्षा में छात्र ही हल करें। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएं, बनाए जाएं, जिसको क्या करे, छात्र खुद से कक्षा में ही सॉल्व करे। और क्या है, प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा जाए। प्रश्न को इस तरह से पहेली टाइप का नहीं बनाना है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए साफ और स्पष्ट कि बच्चे तुरंत समझ जाएं। क्लिष्ट ना बनाया जाए उन प्रश्नों को जो समझने में दिक्कत हो। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बालक में जोखिम रिस्क उठाने की तीव्र इच्छा निम्न में से किसका परिणाम है। उदोलन का। पहला आपका ऑप्शन है एरोसल, और बी में है आपका विशिष्ट अंतर्नोद स्पेसिफिक ड्राइव। अंतर्नोद माने हृदय से चाहत, हृदय से किसी काम को करने की जो चाहत होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्नोद। ये भी आपका टर्म समझने वाली है, तो विशिष्ट अंतर्नोद। तीसरा है आपका मूल प्रवृत्ति। चौथा आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपलब्धि अभिप्रेरण यानी अचीवमेंट मोटिवेशन। नेक्स्ट है दोस्तों मंद बुद्धि बालक की IQ होती है।
तो मंद बुद्धि बालक की आईक्यू होती है दोस्तों 70 से कम। नेक्स्ट है बालक के अंदर भला बुरा समझने की भावना किस आयु में जागृत होना शुरू होती है। तो भला बुरा के बारे में बच्चे के अंदर जो भावना आती है वो 3 वर्ष में आ जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोसिफेली नामक मानसिक दुर्बलता में निम्न में से क्या लक्षण पाया जाता है। ये हाइड्रोसिफेली है, ये का क्या है, एक मानसिक दुर्बलता है। तो इसमें क्या लक्षण पाया जाता है। तो पहला दिया बालक के सिर का आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा है बालक के पैरों में दुर्बलता आ जाती है। आपका सी में ऑप्शन है बालक के होंठ और जीभ सामान्य से मोटे हो जाते हैं। और डी में है आपका चेहरे की आकृति जापानी लोगों के समान दिखती है। तो इस बीमारी में दोस्तों बच्चों के जो है बालक के सिर का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है मानसिक दुर्बलता में। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनसंख्या आंकड़े संबंधी विषय निम्न में से कहलाता है। जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों डेमोग्राफी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीवन काल में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, बोध, अंडरस्टैंडिंग। सी में है प्रत्यक्षीकरण, रिसेप्शन। डी में है संज्ञानात्मक बुद्धि, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है किस औसत आयु का बालक 100 तक गिनती गिन सकता है। तो 6 वर्ष का जो बालक है वो 100 तक गिनती गिन सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्रों को जीविका अर्जित करने योग्य बनाना। छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को ज्ञान अर्जन में सहायता करना, छात्रों का सर्वोन्मुखी विकास करना। सर्वोन्मुखी विकास तो छात्रों का ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास की अवस्थाओं में डैश पाई जाती है। आपका ऑप्शन है अपरिवर्तनशीलता, गुणात्मकता, एकरूपता, सार्वभौमिकता, परतंत्र नैतिकता। नैतिक विकास की अवस्थाओं में क्या पाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है हेलेन पार्कहर्स्ट का नाम जुड़ा है। तो ऑप्शन दिया गया आपको प्रोजेक्ट प्रणाली से, डाल्टन प्रणाली से, किंडरगार्टन से या मॉन्टेसरी से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डाल्टन प्रणाली से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिक्षा की सफलता आंकने का प्रमुख आधार क्या है। पहला है नौकरी प्राप्ति, दूसरा है परिवार समाज सम्मान वृद्धि। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट है आपकी जिम्मेदारियों के संबंध में क्या सच है। मैं जिम्मेदारियों से दूर रहता हूँ, जिम्मेदारियाँ पूर्णतः निभाना मुझे आता है। पूछ रहा है कि जिम्मेदारियों के संबंध में क्या सच है वो बताएं। मेरे जीवन में जिम्मेदारियां बहुत कम है, जिम्मेदारियां निभाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आंसर होगा दोस्तों जिम्मेदारियां पूर्णतः निभाना मुझे आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिक्षा किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन है मानव के सर्वांगीण विकास की। आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा किसकी प्रक्रिया, तो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ही दोस्तों शिक्षा दी जाती है। शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं, बच्चों को देते हैं ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो, वो एक सफल इंसान बने, एक सफल नागरिक बने। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की। बिल्कुल सामाजिक विकास भी शिक्षा का एक अहम पहलू है, बच्चे सोशलिस्ट बने। दूसरा है आपका
सोशलिज्म का जो बच्चे के अंदर भावना है वो आवे, सामाजिकता का विकास हो। तीसरा है जीवन विकास की सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, जो विकास है वो लगातार चलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षक का परीक्षा से पूर्व पढ़ाई के विषय में क्या कर्तव्य होता है। पढ़ाई के विषय में क्या शिक्षक का फर्ज है, कर्तव्य है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है समय पूरा करना, दूसरा है पाठ्यक्रम पूरा करना, तीसरा है दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम पूरा करना। समय पूरा करने से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब हम पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तो बच्चे को क्या ज्ञान देना है, किस काबिल बनाना है, कितना विकास करना, वो हमारा मकसद पूरा होता है। नेक्स्ट है बालकों को शिक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक शिक्षा, व्यवसाय चयन निर्देशन, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक शिक्षा तो देनी ही चाहिए, नहीं तो उद्देश्यहीन शिक्षा से बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और व्यवसाय चयन निर्देशन भी होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन सी है आपका आंसर। नेक्स्ट है यदि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी मद्यपान करने वाले हैं तो इसकी सूचना आप किसको देंगे। तो मद्यपान अगर करने वाले हैं मेरी कक्षा में तो हम इसकी सूचना किसको देंगे। माता पिता है आपका ऑप्शन, प्रधानाचार्य है, प्रशासन है। तो जहाँ तक संभव है हम इन तीनों का सहयोग लेंगे। तो आप हमारा आंसर हो जाएगा उक्त सभी। माता पिता को भी देंगे, प्रधानाचार्य को भी देंगे, और प्रशासन, अगर इन सब से बात नहीं बनती है तो प्रशासन को दी जाएगी। नेक्स्ट है आपकी स्वयं की निम्न में से कौन सी आदत है। स्वयं की आदत पूछ रहा है। दूसरों के सम्मुख अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखना, ये अच्छी आदत है। नेक्स्ट है केवल दूसरों की सुनना, ये सही नहीं होता है। अपनी बात कहने में झिझकना, ये भी सही नहीं है। डी है बात सत्य होने पर भी ना कह पाना, ये भी बहुत गलत बात है। जितना गलत है अन्याय को सहना, न्याय न करना उतना ही गलत है अन्याय को भी सहना। इसलिए सत्य होने पर भी अगर हम नहीं कह पा रहे हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है। तो हमारी जो आदत होगी वो होगी दूसरों के सम्मुख अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखना, मतलब सही तरीके से रखना, बिना किसी आधार का बात नहीं करना। कोई आधार हो आपके पास, सबूत हो, तभी बात करने, तभी तर्क करें। नेक्स्ट है शिक्षा के नवीन स्तर में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी अपनी किस प्रकार की शिक्षा को आधार बनाता है। शिक्षा के नवीन स्तर में प्रवेश करने के लिए कौन से शिक्षा को आधार बनाता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया दोस्तों पूर्व शिक्षा, पूर्व ज्ञान, पूर्व योग्यता। तो ये तीनों का हम लोग समावेश करेंगे अपने नवीन स्तर में प्रवेश करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यार्थियों को अच्छी तरह सिखाने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे। आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है दोस्तों चौक, रजिस्टर, कुर्सी, मेज। डी में है शिक्षण सहायता सामग्री। तो अच्छी तरह से सिखाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, शिक्षण सहायता सामग्री यूज करेंगे। जैसे कोई मॉडल यूज़ करेंगे, ग्राफ यूज़ करेंगे, चार्ट पेपर यूज़ करेंगे, या फिर एकदम प्रत्यक्ष दिखाना है, मिट्टी पढ़ा रहे मिट्टी ले आएंगे, कुछ भी प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाकर भी कर सकते हैं। तो ये शिक्षण सहायता सामग्री है, इसका यूज़ करेंगे तो बच्चे ज़्यादा जल्दी और अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट है छात्रों के बीच झगड़ा हो जाने पर आपका कर्तव्य क्या होगा। ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना, छात्रों की शिकायत करना, छात्रों पर अधिक ध्यान देना, उनकी FIR लिखाना। तो यहाँ पे हमारे अनुसार आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छात्रों पर अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रत्येक असफल व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास के संबंध में कौन सा भाव होता है। पहला है कमी, दूसरा है शून्यता,
नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है हास, और डी में है उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है आप किस प्रकरण का शिक्षण करने से पूर्व छात्रों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है नवीन प्रकरण, पुरातन प्रकरण, दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीन प्रकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम था। तो पहला दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वीसी कोठारी, तीसरा है श्री मुदालियर, और चौथा है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री मुदालियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा प्राप्त कर आप क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन है अधिकाधिक लोगों को शिक्षित करना, बी है परिवार समाज की सर्वांगीण प्रगति, सी है राष्ट्र द्वारा सम्मान प्राप्ति में सहायता देना, और डी में है उक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। नेक्स्ट है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा सेट जो है वो छठा सेट चल रहा है, इसके बाद हम लोग 7वां सेट करेंगे। यहाँ पे आपका दिया गया विद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों को किस स्तर पर शामिल होना चाहिए। पहला है प्राथमिक, दूसरा है गौण, तीसरा है मुख्य, और चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर शामिल होना चाहिए शिक्षकों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीडीपी के 30 प्रश्न देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं ऑप्शन के साथ तो आपका बेस क्लियर होगा, और बेस क्लियर होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी डेट में आराम से सीडीपी का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि सीडीपी का संबंध सिर्फ सीडीपी के भाग से नहीं होगा, ये सीडीपी का संबंध आपके मैथ में भी रहेगा, आपके इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में भी सीडीपी रहेगा, और सोशल स्टडी में भी आपका सीडीपी रहेगा। तो सीडीपी को अच्छे से क्लियर कर लेना आपके लिए जेटेट पास करने में बहुत ही सहायता करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। और हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 to 8 सोशल स्टडी है 1 to 5 का चल रहा है, वो भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।